today we will talk about Israel and Palestine conflict history. Okay जी, इसराइल, अच्छा इंग्लिश में फ़लस्तीन को पलस्टाइन कहा जाता है। कॉन्फ्लिक्ट आजकल ये बहुत ज़्यादा गर्म इशू है, पूरी दुनिया में यही न्यूज़ चल रहा है, तो इस पर हम थोड़ी सी तारीख़ी हक़ाइक़ की तरफ जाएंगे, फिर उसके बाद क्यों ये लड़ाई अब तक जारी है और वाई द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पलस्टाइन इशू इज़ नॉट रिजॉल्व टिल टुडे। वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर दैट। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, पिछले हफ्ते को हमास ने हमला किया फ़लस्तीन से इसराइल में, गज़ा स्ट्रिप में वो होते थे, एक मिलिट्री विंग है फ़लस्तीन का हमास। तो हफ्ते के दिन उन्होंने हमला कर दिया और तकरीबन 600 से ज़्यादा इसराइली लोगों को मार दिया। सो इट वाज ए वेरी बिग सेटबैक फॉर इसराइल। तो इसके बाद इसराइल ने फुल फ्लेज एयर स्ट्राइक भी स्टार्ट कर दी और साथ साथ उन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन भी स्टार्ट कर दी। अब बहुत सारे फ़लस्तीनी लोग भी शहीद हो गए हैं, न सिर्फ गज़ा में बल्कि वेस्ट बैंक में भी। अच्छा, हम इसकी हिस्ट्री की तरफ थोड़ा सा जाते हैं। फ्रॉम 1517 टू 1917 पलस्टाइन अंडर ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर जो है, आपको पहले भी बताया है कि आप सब ने अर्तुगरुल ड्रामा देखा है। अर्तुगरुल का एक बेटा है उस्मान, उस्मान भी एक सीरीज़ तुर्की वालों ने बनाई। तो वो जो उस्मान है, उसने सल्तनत उस्मानिया का बुनियाद डाला था, ऑटोमन एम्पायर। तो ऑटोमन एम्पायर वाज द लास्ट मुस्लिम कैलिफेट सिस्टम और इसके अंडर इवन के खाना काबा भी था। 1923 तक सारे मुसलमानों की वहदत की अलामत समझी जाती थी ऑटोमन एम्पायर। 1517 से 1917 तक फ़लस्तीन भी अंडर ऑटोमन एम्पायर था। लेकिन हुआ ये कि यहाँ पर अरब अपराइजिंग स्टार्ट हो गया। तो इस तरह अरब अपराइजिंग की वजह से वहाँ पर ब्रिटिश की एंट्री हो जाती है 1917 टू टिल 1947, कम बेश 30 ईयर्स जो हैं फ़लस्तीन और जो मौजूदा इसराइल है वो ब्रिटिश के अंडर रहता है। इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश की कॉलोनी है। अब इन सालों के दौरान कुछ ना कुछ यहाँ पर इसराइली का जो है ना, जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। एक तो सुएज़ कनाल पर उन्होंने नज़र रखना था, इजिप्ट को भी कंट्रोल में रखना था, मिस्र को भी। सुएज़ कनाल एक ऐसा कनाल है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड होता है कॉन्टिनेंट्स के दरमियान, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन दोनों पर नज़र रखने के लिए फिर ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पर भी एंट्री की और यहाँ पर 30 साल तक उनकी तकरीबन मैंडेट रहा। तो इस दौरान ब्रिटिश का फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फोर, यहूदियों का एक सरबराह था, वाल्टर रोथशाइल्ड को ये कहा उस ख़त में, हालांकि वो लंबा चौड़ा ख़त नहीं था, उसने ये कहा कि वी वांट टू इस्टेब्लिश एन जेविश होमलैंड इन अरब स्टेट। ये ख़त लिखा, भाई हम एक यहूदी सरजमीन बनाना चाहते हैं। कहाँ पर? फ़लस्तीन। एक मूवमेंट निकाली ज़ायोनिस्ट। उस ज़ायोनिस्ट मूवमेंट का साथ दिया किसने? जितने भी यूरोपियन पावर है। अब ये जो जेविश लोग हैं, इनको इमिग्रेंट के तौर पर यहाँ पर बसाया गया जानबूझ के। अब हम देखते हैं भाई, इसराइल और फ़लस्तीन की जो नक्शा है कुछ इस तरह है। दिस इज़ ए रफ मैप ऑफ इसराइल एंड फ़लस्तीन। न सिर्फ उन्होंने यहाँ पर इनको इमिग्रेशन के ज़रिए लोगों को, यहूदियों को बुलाया, बल्कि फ्यूअली कॉन्फिस्केटेड द लैंड ऑफ अरब्स, और अरब्स वर मोस्टली मुस्लिम्स। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर थे। ऑटोमन एम्पायर का मतलब सारे मुसलमान थे। न सिर्फ जब्त किया, इससे बहुत सारे इन्फ्लक्स ऑफ जेविश पीपल फ्राम अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड केम इनटू पैलेस्टाइन, और आहिस्ता आहिस्ता डेमोग्राफिक चेंज स्टार्ट हो गया। डेमोग्राफिक चेंज का मतलब क्या है? आबादी में तब्दीली। मतलब पहले जो फ़लस्तीनी अरबियन मुस्लिम्स ज़्यादा थे, वो अक्सरियत आहिस्ता आहिस्ता अक़लियत में तब्दील होना शुरू हो गया। उसका बड़ा जो है ना, उनको ख़दशा हुआ है, भाई ये क्या हो रहा है। 1936-39 में अरब रिवोल्ट शुरू हो जाते, अरब रिवोल्ट, बगावत। यहाँ पर मैंने आपको बताया 17 से 1917 तक ऑटोमन एम्पायर थे, फिर 1917 से 1947 तक ब्रिटिश थे। तो अभी 1936 से 39 है ना, तो अभी तक कौन है यहाँ पर? ब्रिटिश ही हैं। तो इनके खिलाफ बगावत स्टार्ट कर दी इन्होंने। कहा कि ना हम टैक्स देंगे,
ना हम आपके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। उन्होंने प्रोडक्ट्स का भी बायकॉट कर दिया और टैक्स भी इन्होंने नहीं दिया। अब इसके बदले में ब्रिटिश ने क्या किया? प्यूनिटिव एक्शन लिया। प्यूनिटिव एक्शन का मतलब दोबारा जो है ना उन पर स्ट्राइक कर दी और उनके होम्स को डिमोलिश करना स्टार्ट कर दिया। सेकंड फेज में फ़लस्तीन के जो ज़मींदार और मज़दूर लोग थे या किसान लोग थे, उन्होंने एक तहरीक चलाई इनके ख़िलाफ़, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के ख़िलाफ़। बदले में ब्रिटिश ने 30,000 के करीब फ़ौजियों को इसमें दोबारा एंटर किया। वहाँ पर सेटलर जो मौजूद यहूदी हैं और जो ब्रिटिश 30,000 फ़ौज वहाँ आ गए, उन्होंने एक काउंटर इंसर्जेंसी फ़ोर्स के नाम से एक पूरी आर्मी बनाई, ताकि पहले तो इनके ख़िलाफ़ बायकॉट किया था ना, पीजेंट्स ने भी बायकॉट किया और उससे पहले भी बायकॉट किया। खामोशी से हथियार वगैरह दुनिया से बाकी जगहों से फ़लस्तीन और इसराइल में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके ख़िलाफ़ उन आर्म्स को इस्तेमाल किया जाए, फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़। फैक्ट्रीज़ भी इस्टेब्लिश कर दी, आर्म्स फैक्ट्रीज़ भी। एक दफ़ा फिर इसराइल वार में 5,000 फ़लस्तीनियों को उधर मार दिया। इस दौरान अभी मैं यहाँ पर हूँ भाई, थोड़ा मैं डिटेल में बता रहा हूँ। लोगों को इम्प्रिजन किया गया। 1948 में यूनाइटेड नेशन की एंट्री हो जाती है भाई, जिस तरह कश्मीर इशू में यूनाइटेड नेशन की एंट्री हुई थी ना। एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट करते हैं। उस रिजोल्यूशन के ज़रिए फ़लस्तीन और इसराइल 2 स्टेट उन्होंने तस्वुर दे दिया, 2 स्टेट का, कि भाई अब आप लोग मज़ीद लड़े नहीं, यहूदी भी ना लड़े, फ़लस्तीनी भी ना लड़े। अब ऐसा करें कि आप लोग 2 स्टेट के लिए अपने अपनी रियासत में एक मखसूस जगह मुतय्यन किया, यहीं पर रहें। उन्होंने एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया। देखो भाई 181 रिजोल्यूशन, याद रहे यूनाइटेड नेशन में जब भी रिजोल्यूशन अडॉप्ट होता है उसका नाम होता है, 1 से स्टार्ट होता है, अब बहुत सारे आगे। तो 181 रिजोल्यूशन के तहत एक अरब स्टेट बनेगा और एक जेविश स्टेट। इसराइल नहीं कहा, जेविश स्टेट, 2। लेकिन इन्होंने इसमें क्या कर दिया, यूनाइटेड नेशन ने जेविश स्टेट को कहा कि आप जो है ना 55% लैंड आप ले लें, इसका 55%, 45 हो रहा है, अरब स्टेट को दे दिया। अब इसको रिजेक्ट कर दिया किसने? अरब ने रिजेक्ट कर दिया। जितने भी फ़लस्तीनी लोग थे, अरेबियन पीपल, दे रिजेक्टेड इट। क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि जितने भी फर्टाइल लैंड थी, एक तो यार उनकी आबादी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, दूसरी जगहों से यहाँ पर इंपोर्ट करके ला के सेटल कर दिए गए, इस वजह से। दूसरी वजह भाई 55% लैंड इनको दे दिया है और जितनी भी ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं कोस्टल एरिया में वो सब भी इनको दे दिया। अब ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है ना फ़लस्तीनियों के लिए, सदियों से वहाँ रह रहे हैं। अब बाल्फर डिक्लेरेशन के ज़रिए इसराइल की जो रियासत है उसका बीज बोया गया और यूनाइटेड नेशन ने फिर कहा कि 55% लैंड जेविश स्टेट के लिए होगा और 45% अरब स्टेट के लिए हो गया। बट इट वाज रिजेक्टेड बाय फ़लस्तीनी पीपल। हालांकि उस वक्त 94% फ़लस्तीनी लोग थे, फ़लस्तीनियों के पास थे हिस्टोरिकल पैलेस्टाइन का। इस फैसले का नतीजा क्या निकला? यहां मैं जो लकीर लगाता हूं ये फ़लस्तीनी रियासतें हैं और बाकी इसराइल के लिए दे दिया। ये हैं यहाँ पर, और ये जो जितने मैंने आपको लकीरें दी हैं ये फ़लस्तीन के लिए रहा। तो इस तरह उनको ज़्यादा अलॉट हो गया लैंड, फ़लस्तीनियों को कम अलॉट हो गया। अच्छा, इससे पहले हम देखते हैं कि 1917 में क्या था। 1917 में ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ पर यहूदी लोग थे, बाकी सब फ़लस्तीनी लोग थे। 1917 की बात कर रहा हूँ। फिर अब ये आ गया 1948। 1948 में क्या हो गया भाई? ये जो मैंने थोड़ी सी आपको लकीर के साथ शो किया है ये फ़लस्तीनियों को मिला और बाकी सब इसराइल, जेविश स्टेट। अब देखिए कितने लैंड इन्होंने कैप्चर किया। इनको कैप्चर करते करते फ़लस्तीन सुकड़ता गया और इसराइल फैलता गया 1948 में। अब आप देखें यहाँ पर 2 मैंने आपको दिखाया है, इसको कहते हैं वेस्ट बैंक। यहाँ पर फ़लस्तीन है, हालांकि ये ईस्ट में है लेकिन वेस्ट बैंक कहा जाता है, और इसे कहा जाता है गज़ा। क्या कहा जाता है? गज़ा का स्ट्रिप। और बाकी सब क्या है भाई?
इसराइल जेविश सेटलमेंट। अभी जो हमला हुआ है वो वेस्ट बैंक से हमला नहीं हुआ इसराइल पर। कहां से हमला हुआ है? गजा से। और यहां पर जो है जेरूशलम है, यरूशलम, यानी कि जेरूशलम, यहां मस्जिद अक्सा मौजूद है। मस्जिद अक्सा पर लड़ाई जारी रहती है। जो जेविश पीपल हैं, जो मुस्लिम्स हैं और जो क्रिश्चियंस हैं, तो उन तमाम मज़ाहिब के लिए ये जो मस्जिद अक्सा है वो हॉली प्लेस है। सारे मज़ाहिब के लिए, इल्हामी मज़ाहिब है, दीन इस्लाम भी, क्रिश्चियनिटी भी और जेविश भी। मज़हब का मतलब ये है जिनकी किताबें आसमानी हैं, लाइक हिंदुइज़्म नहीं है, हिंदुओं का कोई आसमानी किताब नहीं है, तो वो क्या है? इल्हामी मज़हब नहीं है। तो इन तीनों का क्या है भाई? हॉली प्लेस है। 1948 में जिस तरह मैंने आपको बताया ये सारा कैप्चर किया, इन तमाम कैप्चर करने को क्या कहते हैं भाई? नकबा। बल्कि इससे पहले 15 मई 1948 को 15 मई 1948 को इसराइल ने अपनी रियासत का ऐलान कर दिया। कहा कि अब यहूदियों की भी एक रियासत वजूद में आया है दुनिया में और वो इधर है। वो कब स्टार्ट कर दिया, कब ऐलान किया? 15 मई 1948 को। तो ना फ़लस्तीनी लोग इसको नकबा के नाम से याद करते हैं। नकबा, नकबा अरबिक एक वर्ड है, इसका मतलब है कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ का मतलब क्या है? बहुत बड़ी मुसीबत। इसका मतलब यह है कि हमारे लोगों को मार के हमारे टेरिटरीज को बाय फोर्स कैप्चर किया है, लिहाजा ये नकबा है, ग्रेट कैटास्ट्रोफ। तो इस दिन ये लोग आज़ादी मनाते हैं, फ़लस्तीनी लोग क्या मनाते हैं? यौम नकबा मनाते हैं।